Today we're gonna discuss one of the important topic and that is distance, displacement, speed, velocity and acceleration। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन देखते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। सपोज हम नीचे एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये हमारे पास बी जो है फाइनल पॉइंट है। अब बॉडी है मूव करता है यहाँ से ए से बी की तरफ, तो वो सबसे पहले एक कर्व्ड पाथ अडॉप्ट करता है, वो इस कर्व्ड पाथ से होता हुआ एंड पर पहुँचता है पॉइंट बी तक। तो ये जो सारा उसने फासला तय किया हम उसे कहते हैं डिस्टेंस। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उसका जो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बॉडी यहाँ से भी जा सकता है ना, ए से बी की तरफ। ये जो हमारे पास ये लाइन होगी, ये सारा हमारे पास क्या होगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस है उस कर्व की निस्बत। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दौरान, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है, डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड यहाँ से देखें हमारे पास कर्व में कितना मतलब ज़्यादा है इसकी मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट देखें बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, तो मतलब इसकी मैग्नीट्यूड हुई कम। अब हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस जो है, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो स्केलर क्वांटिटी होती है, हम सिर्फ इसके मतलब मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड होते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी डायरेक्शन से हम भी कंसर्न्ड होते हैं मैग्नीट्यूड के अलावा। तो यहाँ से हमारे पास ए पॉइंट से उसने ट्रैवल किया, यहाँ पर वो जो हमारे पास एरो होगा, वेक्टर होगा, तो यहाँ से ए से उसने स्टार्ट किया, उसकी टेल होगी, यहाँ पर बी पर उसकी फाइनल पोजीशन थी, यहाँ पर हेड होगा, तो मतलब उसकी एक डायरेक्शन है, तो वो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट। वो एक्स की तरह अलॉन्ग मूव कर रहा है, वै के अलॉन्ग नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव की, बल्कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो ये हमारे पास स्केलर के लिए हमेशा हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, उन सब का सम अप जो होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है हमारे पास। अब जबकि डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। और ये देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज मोशन। तो जब भी मोशन होगी, हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस उस बॉडी ने कोई कवर नहीं किया, जब भी मोशन होगी तो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इट विल मे बी ज़ीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब बॉडी ने ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया और वापस वो पॉइंट बी से ए की तरफ आता है, तो वो मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पर आके दोबारा रुक गया। तो मतलब इस टाइम जो डिस्टेंस होगा वो कवर हुआ है, लेकिन इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी सेम पोजीशन पर वापस आ गया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तब ज़ीरो होगा। अब यूनिट जो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों मीटर में ही होता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल है, बॉडी ने यहाँ से मूव किया पॉइंट पी से क्यू की तरफ, पी क्यू से फिर आगे क्यू आर की तरफ मूव किया, तो ये टोटल हुआ उसका डिस्टेंस ये था पी से क्यू 3 मीटर और क्यू से आर 4 मीटर। ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, तो ये कितना होगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ हुआ 7 मीटर। अब आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा, हमारे पास जो पी आर है, पी आर की तरफ जो लाइन है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दो का अंडर रूट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 25 का अंडर रूट हमारे पास आता है 5। तो हमारे पास यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो वो हमारे पास कितना है 5 मीटर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट रेशो ग्रेटर देन 1, यस, क्योंकि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो भी ज़्यादा होगी। जब मतलब
वैल्यूज़ जो हमारे पास जो हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो तो हमारे पास जो रेशो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 नहीं होती। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बी ऑप्शन, डिस्टेंस में भी नेगेटिव और जीरो नहीं। डिस्टेंस हमने पीछे देखा है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, बी। अब हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस में नेवर भी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। हमने चेक किया, जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, बॉडी सपोज यहाँ से मूव करता है और दोबारा यहाँ पर आके रुकता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन भी सही है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, यस। हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है हमेशा वो उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन भी होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो चेंज होगी हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हमारे पास हम इसको यूटिलाइज करेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम अ पोजीशन, यहाँ पर न्यूमेरिकल x1 हमारे पास वो बॉडी जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मूव करता है x1 पोजीशन, उसकी -8 यहाँ से मूव करता है। इस x2 वो कौन सा है हमारे पास 12, तो बॉडी यहाँ से मूव करता है 12 तक। तो हमारे पास वो कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम करना। इसके बाद जब बॉडी x2 मतलब 12 मीटर पर यहाँ पर आ जाता है तो वो x3 -12 मीटर, तो मतलब वो वहाँ यहाँ x12 से हमारे पास वो मूव करता है -20 तक। तो इस टाइम हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब सबसे पहले उसने -8 से स्टार्ट किया और 12 पर पहुंचा, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। 0 से -8 तक हमारे पास 8 ये आएगा और 12 ये हमारे पास 0 से 12 तक ये 12, अगर 12 + 8 20 हो गया यहाँ तक। तो अब वो 12 से मूव करता है -20 की तरफ। तो इस टाइम ये 12 ये वाला हो गया हमारे पास, और अब यहाँ से 0 से उसने -20 की तरफ गया, तो हमारे पास ये प्लस का 20 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 32 और 32, और ये जो था हमारा -8 से जब उसने 12 की तरफ मूव किया था तो ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 20 था। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो 52 मीटर डिस्टेंस होगा। अब वो बात करता है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट या हम उसको ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पर देखें फाइनल पोजीशन हमारी क्या थी -20, तो -20 हमारी यहाँ पर फाइनल पोजीशन है। और आगे हम देखें कि इनिशियल पोजीशन हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन -8 थी, तो यहाँ पर -8, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा -20, तो -+8 हमारे पास ये आएगा -12, तो हमारे पास आंसर बना डेल्टा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट MCQ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, वो राइटिंग चली गई। तो यहाँ पर देखें हम इसको शॉर्टली देख सकते हैं सेमी सर्कल के लिए कैसे होता है। हमारे पास कंप्लीट सर्कल का 2πr, अब सेमी सर्कल की बात हो तो उसका हाफ हो जाएगा डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल का कितना होता है, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास ये सेकेंड R, तो हमारे पास टोटल ये डायमीटर जो है ये कितना होता है 2r होता है। तो हम इसको नीचे डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना, मतलब सेमी सर्कल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास 2r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्टेंस सेमी सर्कल का πr, तो इनकी रेशियो लें हमारे पास आता है π/2। तो हमारे पास रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सेमी सर्कल हमारे उसकी जो वैल्यू आती है π/2। अब नेक्स्ट पर जाएँ तो हम यहाँ पर देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इनका कंपैरिजन देखेंगे स्पीड क्या होती है। स्पीड इंप्लाइज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास स्पीड होती है। अगर वेलोसिटी इट एल्यूड्स टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। अब वेलोसिटी जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो स्पीड है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं वेलोसिटी। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन को भी काउंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड को भी। आगे हमारे पास जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होती है हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पीड को, स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस होना चाहिए और वेलोसिटी के लिए हमें कौन सी वैल्यू होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट,
और एक्सेलरेशन किससे डिफाइन होता है, वेलोसिटी से। अब इनको देखें हम, क्वांटिटी कौन सी है, ये स्पीड जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, कौन सी, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड भी देखते हैं। एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन में तो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी यूज़ हुई है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगे हम इनकी डेफिनेशन एक और देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड, हम इसका फार्मूला देखें, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। और स्पीड को हम कह सकते हैं हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसे, कितनी स्पीड से, कितना मतलब फास्टली वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड भी बताती है और ये भी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जबकि एक्सेलरेशन जो है वो ये बताते हैं हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, कि वो जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी रेशो से, कैसे, मतलब कितने इंटरवल के बाद कितनी चेंज हो रही है, तो वो बताएगा एक्सेलरेशन। तो स्पीड का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है। वेलोसिटी का जो होगा मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो तो क्या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। यस, हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर जो बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो चेंज हो रही होती है। वो उसकी क्यों चेंज हो रही होती है, वो ड्यू टू डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल में हर पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी मिलती है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म होती है। वो वेरिएबल वेलोसिटी किसकी वजह से मिलती है, चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस टाइम जो उसके एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होती हैं वो चाहे स्पीड की हों या वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की, वो इक्वल होती है। मतलब हर पॉइंट पर जो एवरेज स्पीड होगी या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वही मतलब उतनी ही इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा। लेकिन कब, जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे। नेक्स्ट पॉइंट है एट कांस्टेंट वेलोसिटी नो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। हम जानते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डेल वी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा और फोर्स ऑटोमेटिकली फोर्स भी नहीं होगी। ओके, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। अब जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज ना हो। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? जो एक्सेलरेशन है ये होता ही चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो हम उसे एक्सेलरेशन तो नहीं कहेंगे। मतलब जब एक्सेलरेशन होगा तो मतलब उस टाइम वेलोसिटी का होना ज़रूरी। अब आगे है चेंज इन एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन में चेंज आती है वो या तो डायरेक्शन से आ सकती है, मतलब जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या वो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन में चेंज आएगी। मतलब किसी भी पॉइंट से वो आ सकती है, या डायरेक्शन से या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। Again, when car turns around a corner with a constant speed or when brakes applied, it is accelerating due to change in direction. हम इसके एग्जांपल में देखें, जब कार एक मतलब कॉर्नर के अराउंड मूव करी है कांस्टेंट स्पीड से तो उस टाइम उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसका जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। इसी तरह जब हम ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं तो वो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक के लिए तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स कर देती है। पहले एक बॉडी जब स्पीडली मूव कर रहा था तो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी थी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो उस टाइम जो वेलोसिटी थी वो तो सेम ही डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्सेलरेशन था वो रिवर्स कर लेता है, वो एक्सेलरेशन बैकवर्ड चला जाता है। अगर इज इट पॉसिबल टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी है क्या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो लेकिन उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो। यस, हम जानते हैं कि अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड है
और वो कांस्टेंट वेलोसिटी हम कहते हैं वो कैसे होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही हो तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। चाहे हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो मतलब इसका आंसर हुआ यस, इट इज़ पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी बट नॉट कांस्टेंट स्पीड। अब वो ये कहते हैं कि क्या बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट। इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी बट नॉट कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें हम। यहाँ पर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज़ को देखेंगे। तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जैसे पीछे हमने कंपैरिजन में पढ़ा है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को हम एस कह सकते हैं। तो यहाँ पर वी एवरेज हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर कैसे टोटल डिस्टेंस जो होगा S1 प्लस S2 ओवर जो टाइम होगा T1 प्लस T2। अब अगर हमारे पास हम इसको मज़ीद अगर करना चाहें तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है VT, तो V1 T1 प्लस V2 T2, हमारे पास जो नीचे वैल्यू आएगी T1 प्लस T2। इस तरह एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब जो हमारे पास टाइम है जो T1 इज इक्वल टू T2 एंड डिस्टेंस नॉट गिवन। जब हमारे पास टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस ना दिया गया हो तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। हम इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर T1 प्लस T2। अब यहाँ पर वो कहते हैं हमारे पास टाइम जो है सेम है तो हम यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू हम उसे T के बराबर कर सकते हैं। तो T यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो V1 प्लस V2 और ये टाइम हमारे पास इक्वल है तो हम इन्हें कह सकते हैं 2T, और ये हमारे पास T से T कैंसिल तो V1 प्लस V2 ओवर 2। ये कब होगा, जब हमारे पास टाइम इंटरवल दोनों सेम हो और हमारे पास डिस्टेंस भी ना दिया गया हो तो हम इजीली इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस की, मतलब डिस्टेंस दिया गया है और वेलोसिटी भी लेकिन टाइम नहीं दिया गया, तो अब हम कैसे करेंगे। अब वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऊपर जो था S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस, अब नीचे हमारे पास टाइम है, टाइम हम जानते हैं क्या होगा S ओवर V। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, डिस्टेंस और हमारे पास वेलोसिटी दी गई है तो हम किसे कर सकते हैं S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम एवरेज डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास वो कहते हैं डिस्टेंस सेम हो, दूसरा तीसरा जितने भी डिस्टेंस हो वो सेम हो और हमारे पास टाइम ना दिया गया हो तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ऊपर टोटल डिस्टेंस S प्लस S, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम S प्लस S हम उसे लिख सकते हैं। अब नीचे क्या होगा, S हमारे पास यहाँ पर S अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो ऐसे हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। तो ये हमारे पास जब S हमारे पास ये 2S हो जाएगा तो यहाँ से हम इनको कैंसिल करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उस हमारे पास वो एलसीएम लेके तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। ये किस टाइम होगा, जब हमारे पास जो डिस्टेंस दिए गए हों वो इक्वल हों और हमारे पास टाइम ना गिवन हो। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके एवरेज स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम इनके एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर है कि अ पार्टिकल गोज़ फ्रॉम अ पॉइंट A टू B इन 1 सेकेंड इन अ सेमी सर्कल ऑफ R 1 मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है सेमी सर्कल के लिए, मतलब यहाँ पर हम सेमी सर्कल को काउंट करेंगे पॉइंट A टू B। बॉडी मूव करता है पॉइंट A टू B सेमी सर्कल में और रेडियस 1 मीटर है। तो हमने यहाँ पर क्या मालूम करनी है, एवरेज वेलोसिटी। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल का पीछे भी न्यूमेरिकल की हमारे पास क्या होगा, ये वाला और ये वाला और, तो ये कितना हो जाएगा 2R। तो 2R ओवर टाइम कितना दिया गया हमारे पास 1 सेकेंड, ये 1 नीचे आ गया तो हमारे पास अब रेडियस कितना है 1 मीटर है तो हमारे पास आंसर जो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन। हमारे पास अब नेक्स्ट MCQ था, मैन ऑन कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है और उसी पॉइंट पर फिर वो वापस आ जाते हैं कि स्पीड से 40 से, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है वो सेम नहीं है।
लेकिन जो वो एक पॉइंट से गया वो वापसी उसी पॉइंट पर आ रहा है। तो हमने मालूम करना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को देखें तो यहाँ पर हम देखें वो एक पॉइंट से मूव करता है दूसरे पॉइंट तक 60 से और दोबारा वापसी आ जाता है पहले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो सेम पॉइंट पर आ रहा है तो ज़ीरो। और हम जानते हैं जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास चार्ली में भी ज़ीरो वाला ऑप्शन है और बीटा में भी। अब हम मालूम करते हैं एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वो हमारे पास जो यूज़ होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये किस टाइम होगा, अब हमारे पास डिस्टेंस दोनों केसेस में इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम भी ना गिवन हो, तो पीछे जैसे कहा तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा 2v1। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई है वो दोनों जो हमारे पास स्पीड होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन ओवर उनकी एडिशन, तो हमारे पास v एवरेज आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करें। 2 हमारे पास v1 क्या था 60 और v2 था हमारे पास 40। अब इनका हम एडिशन करें 60 प्लस 40 100, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी 48 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हुआ 48 मीटर पर सेकेंड चार्ली। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे पास मतलब कौन से होते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं एवरेज स्पीड। और दूसरा और नीचे इनका मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उनके जो एरिया का है वो ऑलरेडी एक लेक्चर है, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, तो वहाँ से आप उसके एरिया कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी रहता है लॉज ऑफ मोशन, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।